कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज लुसेंट की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सभी धर्मों के बारे में पढ़ा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खास करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो प्रश्न की प्रवृत्ति है एग्जामिनेशन में पूछने की ज्यादा है। बताया तो मैंने सभी धर्मों के बारे में, जैसा कि लुसेंट में लिखा गया है, उस आधार पर धर्मों की चर्चा की गई और उसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरी क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो आप कम से कम इन धर्मों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो क्लास है वो जरूर देखें। अन्यथा तो सब तो इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के ज्यादा रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा आए हैं, तो बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आप लोग जरूर पढ़ें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों तक इसको प्रेषित भी करें। और पिछला जो भी नए हैं हमारे बच्चे, वो पिछले वीडियोस को भी देखें। और आज हम जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, आज से राजवंशों का स्टार्टिंग हो रहा है। आज हम प्राचीन भारत में राजाओं की बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी 16 महाजनपदों के काल के बारे में। 16 महाजनपद काल में मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो शासन काल था वो किसका था? मगध महाजनपद का था। मगध का शासन काफी लंबा चला, उसमें कई राजवंश आएंगे जिनके बारे में हम डिटेल में अपनी आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य जो है सब प्राचीन इतिहास में या प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में जाना जाता है। और इस महाजनपद का या इस साम्राज्य का जो विस्तार है वो कब देखने को मिलता है? हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। तो अगर मगध राज्य के उत्कर्ष की बात करें तो इसका विस्तार जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को हमें मिलेगा। इस समय यह साम्राज्य अपने उत्कृष्ट लेवल पे रहेगा। ठीक है, पूछा जाता है कि आखिर मगध जो साम्राज्य है वो कहां पर स्थित था? तो वर्तमान में बिहार में मगध साम्राज्य जो है वो बिहार को माना जाता है, बिहार का क्षेत्र है मगध, जहां पे राजगृह और पाटलिपुत्र नाम था, अब पटना नाम हो गया है। राजगृह मतलब राजगीर वाला जगह। तो इसका जो विस्तार है, विस्तार बिहार, वर्तमान बिहार, बिहार राजधानी राजगृह, वर्तमान राजगीर, बाद में बाद की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, ब्रैकेट में वर्तमान पटना। ठीक है, जो मगध साम्राज्य है वो कहाँ है? इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ पे है? बिहार वाले क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले इसकी राजधानी राजगृह अर्थात वर्तमान में राजगीर और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की जाती है, उसको वर्तमान में पटना कहे जाते हैं। बिहार वाला क्षेत्र मगध वाला क्षेत्र कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था वो कौन था? मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था। इसका जो स्रोत है, हमें मगध साम्राज्य के बारे में जो ज्ञान मिलता है वो हमें मिलता है वैदिक युग में अपने वेदों के माध्यम से, और बौद्ध ग्रंथ के माध्यम से हमें मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो जानकारी किसकी? मगध साम्राज्य की। कहां? वैदिक युग व
बौद्ध धर्म के स्रोतों से मिलती है। ठीक है, जिसका विस्तार है नदियों की तरफ, विस्तार बिहार में गंगा नदी, सोन नदी व पुनपुन नदी। जो मगध साम्राज्य है वो गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी के क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य 16 महाजनपदों में किसका था, मगध का था। और मगध में ही क्या होता है, वर्तमान बिहार में है। इसके जो स्रोत है, इसके जानकारी के स्रोत हैं, हमें किसमें मिलते हैं, इसके जानकारी के स्रोत हमको मिलते हैं वैदिक युग के स्रोतों में। और क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो स्रोत हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से हमें क्या होता है, जानकारी मिलती है मगध साम्राज्य की। ठीक है, अब बात करते हैं, मगध साम्राज्य जब उत्थान कर रहा है, कोई भी चीज जब उत्थान करती है तो वहां लोगों का कंपटीशन होता है। तो एक तो पहले से ही वहां पे कोई राज कर रहा होगा, लेकिन उसकी शक्तिशाली साम्राज्य को देखकर दूसरा जो राज्य है वो क्या होगा, उसके अंदर भी जलन की भावना आएगी, तो तरह तरह के युद्ध होंगे। तो धीरे धीरे करते करते कोई न कहीं पहला जो वंश रहेगा वो पतन के कगार पे जाएगा, फिर वहां से दूसरा वंश उभरेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते वंश उभरेंगे। तो जो मगध साम्राज्य में सबसे पहला जो वंश है वो है बहिद्रथ वंश। बहिद्रथ वंश जो है वह प्राचीन इतिहास में मगध साम्राज्य का पहला वंश है। ठीक है, बात हम करेंगे बृहद्रथ बहिद्रथ वंश की बात करेंगे हम। बात हम कर रहे हैं वंश की। प्राचीन भारत का सबसे पहला राजवंश। ठीक है, जो बहिद्रथ वंश है प्राचीन, यह मगध का सबसे प्राचीन वंश है। किसका, प्राचीन मगध का सबसे पहला राजवंश है। इसके संस्थापक, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ संघ के संपादक संस्थापक है वो कौन है, बृहद्रथ है। बृहद्रथ के वंश के संस्थापक है बृहद्रथ। ठीक है, संस्थापक कौन है, बृहद्रथ। इसके समय में मौर्य वंश, सॉरी, मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने की स्टार्टिंग होता है। और इनमें सबसे जो शक्तिशाली इस वंश का होता है, इनका पुत्र, बृहद्रथ का पुत्र कौन है सर, तो बृहद्रथ का पुत्र है जरासंध। जरासंध, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक जरा, दूसरा संघ। जरा और संघ जो है दो राक्षसी ताकतें हैं। ठीक है, जरा और संघ दो राक्षसी ताकत है, ऐसी किंवदंती है, ऐसे कहानियों में लिखा गया है कि जरा संघ इतना बलशाली होता है, इसको मार पाना संभव नहीं था। जब भी इसको मारा जाता था वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता था, फिर से जरा और संघ फिर से एक साथ हो जाते थे। ठीक है, हो जाते थे, लेकिन बाद में इसको भीम, कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इसको क्या किया गया, मारा गया। किसको, जरासंध।
बहुत ही शक्तिशाली था बृहदत्त वंश का। ठीक है, जरासंध के खिलाफ युद्ध होता है, जरासंध मारा जाता है। ऐसा कहा जाता है जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें कौरवों का जो साथ दिया वो कौन दिया? जरासंध ने दिया। ठीक है, कौरवों का साथ जरासंध ने दिया। फिर आता है इसी जरासंध के समय में जो मगध साम्राज्य है धीरे धीरे विस्तार के कगार पर जा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जानना है। एक बृहद्रथ वंश है जो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश है, सबसे पहला राजवंश। इस राजवंश में सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है? जरासंध है। ठीक है, जरासंध के शासनकाल से जो तुलना की जाती है, महाभारत से तुलना की जाती है, जरासंध ने किसका साथ दिया था? महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। ठीक है, जरासंध दो भाग, जरा और संघ, अर्थात दो राक्षसी ताकतों थी इसके पास। इसको मारा नहीं जा सकता था, जब भी मारा जाता था दो भागों में विभक्त हो जाता था। ठीक है, फिर क्या होता है? इस वंश का पतन का कगार, पतन कोई भी होगा तो पतन होगा। कोई शक्तिशाली राज्य अगर आपके ऊपर आक्रमण करेगा और जीतेगा तो दूसरे का क्या होगा? पतन होगा। तो बृहद्रथ की हत्या कर देता है कौन? शिशुनाग। शिशुनाग हत्या कर देता है। कौन रहता है? ये बृहद्रथ का सेनापति। ठीक है, बृहद्रथ का सेनापति शिशुनाग होता है और शिशुनाग क्या करता है? बृहद्रथ की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो शिशुनाग वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। उसके बाद शिशुनाग वंश आएगा। लेकिन बृहद्रथ वंश जब खत्म होता है तो सबसे शक्तिशाली वंश अगर माना जाए उस समय का, उस टाइम का, प्राचीन मगध का माना जाए तो कौन सा होता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं आपके बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। अब बात हम करेंगे हर्यक वंश की, हर्यक वंश की। बृहद्रथ वंश पहला वंश क्या हो गया? बृहद्रथ वंश। अभी लास्ट में एक वो लिखवा देंगे, सबसे पहला कौन वंश होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा और पांचवा कौन होगा। हर्यक वंश, हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का जो संस्थापक थे कौन है सर? प्रश्न पूछता है बहुत बार। बिंबिसार। बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश पर शासन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो अगर बात करें कि हर्यक जो बृहद्रथ वंश है पहला वंश है राज करने वाला, लेकिन महाजनपद के रूप में जो मगध को महाजनपद के रूप में उत्कर्ष पर पहुंचाता है वो पहला राज्य कौन सा है? तो हर्यक वंश। संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, ये क्या करते हैं? बृहद्रथ वंश का शासन था लेकिन यह मगध पर एक महाजनपद का क्या किया? कायम नहीं कर पाया, और इसलिए हर्यक वंश को ही असली राजवंश मानते हैं। कब का? मगध साम्राज्य के उत्थान का। फिर आते हैं हर्यक वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो संस्थापक कौन है? बिंबिसार, जो कि 544 ईस्वी से, मतलब हर्यक वंश का जो वो है एरा है वो 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक है। महत्वपूर्ण शासक, प्रश्न इसी से पूछता है ज्यादा। महत्वपूर्ण शासक किसके? हर्यक वंश के। तो पहले तो साहब हो जाएंगे बिंबिसार। ये रहते हैं 544 से 492 ईसा पूर्व तक। इसी समय हर्यक वंश की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। इनके बिंबिसार के
लिए बहुत सारे कथन किंवदंती, बहुत सारी कहानियां कही गई हैं कि बिंबिसार जब युद्ध करता था तो संधि के माध्यम से क्या कर लेता था, जिस राज्य को जीतता था वहां की कोई राजकुमारी या जो भी रहती थी उससे क्या करता था, विवाह करता। जैसे कौशल काशी की राजधानी महाकोशला पे अधिकार करता है तो वहां के वो कर लेता है, कौशल को जीत लेता है तो महाकोशला शादी कर लेता है, ठीक है, क्षेमा से शादी करता है, ठीक है। तो जहां जहां ये क्या करेगा, संधि करेगा, संधि के माध्यम से क्या करेगा, वहां पर वो उनसे, उनकी राजकुमारी से क्या कर ले रहा है, विवाह कर ले रहा है और उस वंश, उस राज्य को अपने राज्य में मिला ले रहा है, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्कर्ष का समय है। इसी शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या होता है, अपने उत्कर्ष पर रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, बिंबिसार की मृत्यु होगी तो उसका पुत्र कौन बनेगा, तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि हर्यश वंश के संस्थापक कौन, बिंबिसार, और बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है, अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या है, अजातशत्रु, ठीक है। दूसरा जो शासक है वो क्या है, अजातशत्रु। इसका जो शासनकाल होता है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल होता है, ये होता है इसका अजातशत्रु का। अच्छा, बिंबिसार के समय में जो मगध की राजधानी होती है वो कहां है, राजगृह ही है, राजगृह, राजगृह हिंदी राजगृह, वर्तमान राजगीर बिहार। तो राजधानी राजगीर थी, उत्कर्ष पे था। अजातशत्रु 1492 ईस्वी से 460 तक क्या करता है, ये शासन करता है। तो हर्यश वंश का दूसरा शासक तो अजातशत्रु। प्रश्न देखिए, जब भी कोई प्रश्न आ रहा है तो आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अक्सर अजातशत्रु से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर संस्थापक की बात की जाए तो जो संस्थापक है कौन है, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। यदि पूछता है हर्यक वंश का दूसरा उत्तराधिकारी कौन है, तो उत्तराधिकारी है उसे क्या कहते हैं, अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में भी बहुत सारी किंवदंती या कहानियां हमारे ग्रंथों में लिखी गई। अजातशत्रु के बारे में माना जाता है उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर क्या करता है, बैठता है। एक दौर है, एक ऐसा दौर है जब शासन की लोभ, शासन का लोभ लोगों को होता है और अपने लोभ में लोग अपने पिता तक की हत्या कर देते हैं। एक ऐसा संबंध, पिता पुत्र का जो संबंध है दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण संबंध, लेकिन शासन का लोभ या मगध साम्राज्य उस समय इतना उत्थान पे चल रहा है कि लालच, तृष्णा जब बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, अपने पिता तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अजातशत्रु क्या कर रहा है, अपने पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठता है। क्या कहेंगे, अजातशत्रु बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र, ठीक है, हर्यक वंश का, हर्यक वंश का दूसरा उत्तराधिकारी, हर्यक वंश का दूसरा उत्तराधिकारी कौन है, अजातशत्रु। किसको, अपने पिता पिता बिंबिसार, बिंबिसार
की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु क्या कर रहा है, राजगद्दी पर बैठ रहा है। और इन्हीं कहानियों में अजातशत्रु को वृत्रहंता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, वृत्रहंता, पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठना, अर्थात वृत्रहंता की उपाधि। अजातशत्रु को पितृहंता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम पूछता है, उपनाम कुणिक है। तो ऐसे नामों से प्रसिद्ध वृत्रहंता, कुणिक, ऐसे अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो कौन हो रहा है, ये कौन है, अजातशत्रु है। लेकिन अजातशत्रु यद्यपि अपने बाप को मारकर राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन उसके समय में मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। कृषि और रोजगार या व्यापार जो है उत्कर्ष में पहुंचता है। तरह तरह की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो अजातशत्रु का शासनकाल मगध साम्राज्य में क्या होता है, महत्वपूर्ण शासनकाल माना जाता है। अजातशत्रु 32 वर्ष तक मगध साम्राज्य पर क्या किए थे, राज किया था। 32 वर्ष तक मगध साम्राज्य पर राज किया था। अगर प्रश्न पूछे मगध साम्राज्य पर सबसे ज्यादा किसने राज किया था, तो सबसे ज्यादा 52 वर्ष तक हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार क्या किया था, सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया था। कौन, बिंबिसार, 52 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु जो कि 32 वर्ष तक क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था। इसने क्या किया, पहले जो राजधानी राजगीर थी या राजगीर थी, उसको बदलकर क्या करता है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाता है। तो राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कौन कर रहा है, यही कर रहा है कौन, अजातशत्रु। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर कर पाटलिपुत्र को क्या बना रहा है, राजधानी बना रहा है। तो इसका मतलब यह है उस समय मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पे था, शासन व्यवस्था समृद्ध थी। उस समय अजातशत्रु आसपास के राज्यों को जीत कर लाता था और अपने में क्या कर रहा था, मिला रहा था। जब किसी राज्य की सीमा को बढ़ाया जाए तो उत्थान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक छोटा सा राज्य कोई हो और उसकी सीमा को बढ़ाते बढ़ाते बड़ा कर दिया जाए तो कहा जाएगा उस समय कोई राजा रह रहा है, वो इसके सीमा में या इसके साम्राज्य में क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। इसका मतलब वो राज्य जो है बहुत ही शक्तिशाली है। उस राजवंश में क्या हो रहा है, उस राजवंश में जो साम्राज्य है वो उत्कर्ष पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो अजातशत्रु के काल में हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश के शासन काल में मगध साम्राज्य क्या हो रहा है, उत्थान पर पहुंच रहा है।
इनके भी शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म की मान्यताओं को स्वीकार किया गया, अपनाया गया। इनके काल में भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो समय है अपने उत्कर्ष पर है, मतलब इन धर्मों का भी समय क्या है, अपने उत्कर्ष पर है। और पहली जो बौद्ध संगीति होती है, जो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में मैंने बताया था, जब बौद्ध संगीति बताई थी, तो बौद्ध संगीति मतलब जो ऋषि मुनि और की जो सभा होती थी वो क्या कहलाती थी, संगीति कहलाती थी। ठीक है, राजतंत्र लोकतंत्रवाद थी, लोकतंत्र में क्या कहते हैं, समिति बनती थी, तो जब भी कोई निर्णय होना था तो एक सभा की आती थी, उसी क्या कहते थे हम, संगीति कहते थे। तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में कहाँ होती है, राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हो रही है, राजगृह में। समझ में आ रहा है, राजगृह में पहली संगीति होगी, पहली संगीति पहली बौद्ध संगीति 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 अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में संपन्न। कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था, एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में बताया था कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म उत्कर्ष में पहुंच रहा है, लेकिन धीरे धीरे भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और भी नीचे आ रहे हैं। ठीक है, और कहां पे हुई थी, और दूसरा प्रश्न है उस समय पहली संगीति के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था अजात शत्रु का शासनकाल। अजात शत्रु के बाद जो तीसरा शासक होता है आर्यक वंश का, वो है उदयन। तीसरा शासक है उदयन। इसका है 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल होता है, उदयन का शासन काल। ठीक है, उदयन होता ना, कर्मा का फल मिलता है, एक न एक दिन जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, या जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको खाने को मिलेगा। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा बीज फल खाने को मिलेगा। तो यही कहा जा सकता है, परिवार में जैसा संस्कार आपको मिल रहा है, या जैसा मार्गदर्शन घर वाले परिवार वाले माता पिता दिखा रहे हैं, वैसा ही मार्गदर्शन के आप उसी मार्गदर्शन पे आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वही काम क्या कर रहा है, उदयन कर रहा है। जैसे अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठते हैं, उसी प्रकार उदयन भी क्या करता है, अपने पिता अजात शत्रु की क्या करता है, हत्या कर देता है। तो क्या करते हैं, अजात शत्रु की हत्या उदयन ने की थी। इफेक्ट हो गया, पूछता है अजात शत्रु की हत्या किसने की थी, तो उदयन ने की थी। ठीक है, उसके पश्चात अजात शत्रु के बाद
के बाद हर्यक वंश का उत्तराधिकारी। ठीक है, हर्यक वंश का उत्तराधिकारी तीसरा कौन सा होता है? उदयन होता है। जैसे बाप ने अपने बेटे ने अपने बाप की मृत्यु की थी, उसी तरह इनके बेटे ने अपने बाप की मृत्यु कर दी। उदयन ने अजातशत्रु की मृत्यु करने के बाद, हत्या करने के बाद अपनी राजगद्दी पर बैठता है और ये क्या करता है? पाटलिपुत्र में किले वन शहर बसाता है। पाटलिपुत्र में की भी इसकी भी राजधानी कहाँ होती है? पाटलिपुत्र होती है। और इसी पाटलिपुत्र को और उत्थान करता है, किले बंद कर देता है। पाटलिपुत्र को किले बंद रूप में कौन करता है? तो उदयन करता है। लेकिन उदयन का शासनकाल ठीक रहता है, लेकिन उदयन का शासनकाल बहुत अच्छा नहीं होता। उदयन के बाद जो अंतिम हर्यक वंश का शासक है, नागदशक। हर्यक वंश का प्रश्न पूछता है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। अंतिम शासक, जो बिहार पीसीएस क्वेश्चन पेपर देते हैं बच्चे, उसमें जो मगध साम्राज्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से आते हैं, क्योंकि बिहार का एग्जामिनेशन है और मगध कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार से प्रश्न बहुत अच्छे आएंगे इससे। ठीक है, तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है वो है नागदशक। नागदशक। ठीक है, तो नागदशक, एक तरफ नागदशक और दूसरी तरफ कौन? बृहद्रथ। दोनों शासनकाल चल रहे हैं, तो दोनों की मृत्यु जब होती है, शिशुनाग कौन है? शिशुनाग बृहद्रथ का क्या होता है? सेनापति होता है। अब बृहद्रथ के सेनापति शिशुनाग क्या करता है? बृहद्रथ की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद किस वंश की स्थापना करता है? शिशुनाग वंश की। तो प्रश्न आता है, तो तीसरा वंश कौन सा है? तो वो तीसरा वंश है, वो कौन सा है? शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तीसरा आते हैं शिशुनाग वंश। बृहद्रथ हुआ हर्यक वंश के बाद का वंश संस्थापक है शिशुनाग। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बृहदत्त का सेनापति। ठीक है, बृहदत्त का सेनापति शिशुनाग क्या करता है? ये वंश की स्थापना करता है। वो कौन सा वंश है? वो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा पहला कौन है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग 412 से 395 ईसा पूर्व तक शासनकाल। शिशुनाग वंश में शिशुनाग का जो शासनकाल है वो क्या होता है? ये 412 से 395 ईसा पूर्व तक रहता है। ये क्या करता है? बृहदत्त की मृत्यु के पश्चात क्या करता है? बृहद्रथ हत्या के पश्चात मगध राज्य में शिशुनाग वंश की
शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसकी भी राजधानी क्या होती है? इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र होती है। ठीक है, दूसरा जो शासक है इसका वो है कालाशोक। कालाशोक 395 से 367 ईसा पूर्व तक किसका शासनकाल लगता है? ये कालाशोक का शासनकाल काल रहता है। ये क्या होता है? ये पुत्र होता है किसका? शिशुनाग का पुत्र, और शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी होता है। कौन सा? दूसरा उत्तराधिकारी। ठीक है, शिशुनाग मतलब कालाशोक के शासनकाल में भी चरम उत्कर्ष पे क्या हो रहा है? मगध साम्राज्य हो रहा है। और इसी समय बौद्ध धर्म भी अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। हर एक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है? बौद्ध धर्म। तो शिशुनाग वंश में एक कौन होता है? शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी और द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई। शासनकाल में कमेंट बॉक्स में द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, दो कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है? राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, अपने समय में जो राजगृह किसके समय में था? शिशुनाग के वंश, शिशुनाग के समय में जब राजगृह था उसको अपनी राजधानी हटाकर क्या करता है? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे शासक है उसका नाम है नंदीवर्धन, अंतिम शासक। तो तीसरा जो नंद वंश का शिशुनाग वंश का तीसरा शासक है वो है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का क्या है? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है, और नंदीवर्धन की हत्या कर मतलब शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक नंदीवर्धन है, नंदीवर्धन के काल में मगध साम्राज्य अब क्या होता है? पतन के कगार पर, या शिशुनाग वंश पतन के कगार पर पहुंच रहा है। जब कोई राज्य पतन के कगार पर पहुंचता है तो जो बलशाली राज्य होता है उस पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उस पर क्या करता है? आक्रमण करता है, युद्ध करता है, और जीतने के बाद अपनी जो शक्ति है प्रयोग करने के बाद उस वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। तो नंदीवर्धन को महापद्मनंद ने क्या करता है? पराजित करते हैं महापद्मनंद, और महापद्मनंद उसके बाद क्या करते हैं? नंद वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आप प्रश्न पूछता है शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश कब आता है? नंदीवर्धन को पराजित कर महापद्मनंद
नंद, ठीक है, किसको पराजित कर? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन को पराजित कर महापद्मनंद। नंदीवर्धन कौन? शिशुनाग वंश का, नाग वंश का अंतिम अंतिम शासक, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक को महापद्मनंद क्या करता है? पराजित करता है युद्ध में, क्योंकि उस समय, इसके समय में मगध साम्राज्य अपने विस्तार नहीं हो पाता है और इसके पतन का कगार आ जाता है। तो महापद्मनंद इसको पराजित कर क्या करता है? नंद वंश की नंद वंश की स्थापना, संस्थापक कौन है? महापद्मनंद, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक है महापद्मनंद। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो नंद वंश कब आया? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, उसके संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। दूसरा संस्थापक, दूसरे जो है शासक है, इसके हैं घनानंद। दूसरे जो है घनानंद, नंद वंश का अंतिम संस्थापक घनानंद, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। तो नंद वंश में घनानंद के भी काल में जो है मगध राज्य जो है उत्कर्ष पर पहुंचता है, शक्तिशाली रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है साम्राज्य, तभी क्या होता है? उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य का उद्भव होता है। चंद्रगुप्त मौर्य से और किसके? घनानंद के बीच युद्ध होता है, और घनानंद के युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। और यही घनानंद है जो सिकंदर का क्या होता है? समकालीन होता है। जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आगे आने वाला जो क्लास आ रहा है, उसमें हम सिकंदर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सिकंदर का रोल, भारत में बहुत बहुत बार आक्रमण किया सिकंदर ने, तो सिकंदर को भी पढ़ना जरूरी है। तो सिकंदर का उद्भव कब हो रहा है? जब घनानंद का शासनकाल कब हो रहा है? मगध साम्राज्य में जब घनानंद का शासन रहता है, तो उसी समय सिकंदर का आक्रमण। और सिकंदर का समकालीन कौन है? घनानंद। प्रश्न पूछता है कि इनमें से सिकंदर का समकालीन कौन है, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में कल पढ़ेंगे। उसके बाद घनानंद को पराजित कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद को पराजित करने के बाद किस वंश की स्थापना करेंगे? तो मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। अगर ऐसे देखा जाए, सबसे पहले कौन सा? बृहद्रथ वंश, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश, और पांचवा जो है आपका मौर्य वंश, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में भी बात करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लुसेंट में भी डिटेल में मौर्य वंश के बारे में बात की गई है, और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मौर्य वंश काफी महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर में राजवंशों का, मगध साम्राज्य में राजवंशों का क्रम पूछता है, तब भी आपको कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हम जो खत्म किए वो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था उसके बारे में बात किए। कल हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में, उसके बाद हम आ जाएंगे मौर्य साम्राज्य पर, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप मेरी क्लास को आगे तक शेयर करें, जो जरूरतमंद है उन तक शेयर करें। मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।